हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे यह वीडियो सबके पास पहुंच जाए। तो हमारा जो आज का सेशन है वो है हमारा साइंस का। जो आज का हमारा सेशन रहेगा वो ग्रुप डी का है। और ग्रुप डी के साइंस के आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो रहेगा 3 नंबर। प्रैक्टिस सेट 3 नंबर रहेगा। आज हमारा क्वेश्चन है वो रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि डैश डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। डैश डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो हमारे जो 4 ऑप्शन है ये रहे। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा उसमें कह रहा है स्क्लेरेन काइमा, दूसरा है एरेन काइमा, तीसरा है कालेन काइमा और चौथा है पेरेन काइमा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्क्लेरेन काइमा। स्क्लेरेन काइमा इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्क्लेरेन काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है? तो पहला जो ऑप्शन है वह खाद्यों का प्रवाह, दूसरा है तने को सहारा प्रदान करना और तीसरा है खनिजों का संचरण और चौथा है जल का प्रवाह। जल का प्रवाह। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्यों का प्रवाह। तो पौधों में फ्लोएम का जो कार्य होता है वो खाद्यों का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा राइट आंसर है ए, खाद्यों का प्रवाह। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पौधों में फ्लोएम डैश डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है पानी और चौथा ऑप्शन है खनिज। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पौधों में जो फ्लोएम के परिवहन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है भोजन। कौन सा होता है? भोजन। भोजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो तीसरे का हमारा हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि डैश डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट जो कोशिकाएं होती हैं वे कौन सी होती हैं? जो पहला ऑप्शन है हमारा फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है पेरेनकाइमा और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा और चौथा है कोलेनकाइमा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरेनकाइमा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पेरेनकाइमा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि डैश डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह मूर्धतक, दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा है ट्रिकिड और चौथा है कोलेनकाइमा। तो हमारा जो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूर्धतक। मूर्धतक इज द राइट आंसर। मूर्धतक में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके।
तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृदुतक। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 रहा और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि खाली स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो वे कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत होती हैं? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वह पेरेनकाइमा, दूसरा ऑप्शन है ट्रैकिड्स और चौथा है स्क्लेरेनकाइमा और चौथा है कोलेनकाइमा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा हमारा और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचित होती है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है फ्लोएम, दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा इज द राइट आंसर। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए पेरेनकाइमा कोशिका विरल रूप में संचरित होती हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि स्थायी ऊतक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो स्थायी ऊतक जो है वो किसके द्वारा वर्गीकृत किए जाते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा स्क्लेरेनकाइमा, दूसरा है पेरेनकाइमा, तीसरा है कोलेनकाइमा और चौथा है मेरिस्टेमेटिक विभाजो ऊतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक विभाजो ऊतक इज द राइट आंसर। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि डैश 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 ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है विभाजोतक, दूसरा स्थूल कोण, तीसरा मृदुतक और चौथा दृढ़ तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा विभाजो ऊतक। कौन सा हो जाएगा, विभाजो ऊतक। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, विभाजो ऊतक हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? पहला ऑप्शन है स्थूल कोण ऊतक, दूसरा ऑप्शन है विभाजोतक और तीसरा है मृदुतक और चौथा है दृढ़ ऊतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न में कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम होता है? तो कोशिका विभाजन में सक्षम जो होता है वो होता है हमारा विभाजो ऊतक। विभाजो ऊतक। तो विभाजो ऊतक क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा और क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो किस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उन्हें स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए अलग किया जाता है?
तो पहला जो ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा कोलेनकाइमा, दूसरा है ऑप्शन पेरेनकाइमा, और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, और चौथा है मेरिस्टेमेटिक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पादप उतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप उतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डैश और डैश। तो वे कौन से हैं? जो पादप होते हैं, पादप जो होते हैं वे मुख्य से दो प्रकार के होते हैं। तो वे कौन कौन से होते हैं? पहला ऑप्शन है स्थायी उतक, जटिल स्थायी उतक, दूसरा ऑप्शन है विभाजोतक और सरल स्थायी उतक, और तीसरा ऑप्शन है विभाजोतक और स्थायी उतक, और चौथा ऑप्शन है सरल स्थायी उतक और जटिल स्थायी उतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, पादप उतक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा विभाजोतक और एक होता है स्थायी उतक। विभाजोतक और स्थायी उतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है, किसके कारण? ये पूछ रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है हमारा पेरेनकाइमा, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है कोलेनकाइमा, और चौथा है जाइलम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम के कारण, फ्लोएम के कारण पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। फ्लोएम के कारण पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि डैश डैश एक जटिल स्थायी उतक है। यानी कि कौन सा एक जटिल स्थायी उतक है? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा फ्लोएम, दूसरा हो जाएगा पेरेनकाइमा, तीसरा हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, और चौथा जाएगा कोलेनकाइमा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो एक जटिल स्थायी उतक होता है वो होता है फ्लोएम। कौन सा होता है? फ्लोएम। ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, फ्लोएम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थायी उतक का एक उदाहरण है? तो कह रहा है स्थायी उतक का एक उदाहरण है। स्थायी उतक का एक उदाहरण है। स्थायी उतक का एक उदाहरण है। तो पहला है हमारा रक्त, दूसरा है हमारा जाइलम, और तीसरा है हड्डी, और चौथा है त्वचा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, स्थायी उतक जो है का एक उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। ऑप्शन नंबर बी, जाइलम इज द राइट आंसर। जाइलम एक स्थायी उतक है का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि नारियल की छाल का निर्माण किस उतक द्वारा होता है? जो नारियल की छाल होती है उसका जो निर्माण होता है वो कौन से उतक के कारण होता है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है एरेनकाइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, तीसरा है पेरेनकाइमा, और चौथा है स्क्लेरेनकाइमा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, नारियल की जो छाल का निर्माण होता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा उतक के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि
किस प्रकार का ऊतक, किस प्रकार का ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? पहला ऑप्शन है कोलेन काइमा, दूसरा है पेरेन काइमा, तीसरा है स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर और चौथा है फ्लोएम पेरेन काइमा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरेन काइमेटस फाइबर। हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि निम्न में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? जाइलम का प्रकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ट्रेकिटर्स, सीव ट्यूब, जाइलम फाइबर्स और नलिकाएं। नलिकाएं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो जिसमें कह रहा है कि जाइलम का प्रकार नहीं है, तो हमारा जो ट्रेकिटर्स है ये जाइलम का एक प्रकार है, जाइलम फाइबर्स हमारा एक जाइलम का प्रकार है और नलिकाएं जो है वो भी हमारा एक जाइलम का प्रकार है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी सीव ट्यूब जो है हमारा जाइलम का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर इसमें कह रहा है कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो वह कौन सा ऊतक है जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है फ्लोएम, दूसरा है जाइलम वाहिकाएं, तीसरा है भरण ऊतक और चौथा है विभाज्य ऊतक। चौथा क्या है हमारा? विभाज्य ऊतक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पहला ऑप्शन है हमारा जाइलम, पहला ऑप्शन क्या है? जाइलम। दूसरा है स्क्लेरेन काइमा, तीसरा है कोलन काइमा और चौथा है फ्लोएम। चौथा क्या है? फ्लोएम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पौधों में लचीलापन जो होता है वो कोलेन काइमा के कारण होता है, कोलेन काइमा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।